हेलो स्टूडेंट्स। एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। कैसे हो आप सभी? सर बहुत अच्छे, है ना। गुड मॉर्निंग। ओके ओके, सुप्रभात। ओके सर, सब बढ़िया हो? हाँ सर, है ना। ओके, करें स्टार्ट आज का लेक्चर। आपको पता है कि इसी कंटिन्यू सीरीज में आप जुड़े हैं दोबारा। ओके सर, ज्वाइन हो चुके हैं। और आज अपने पास ये नया टॉपिक है, एक जनरल एग्रीकल्चर की क्रॉप अपनी कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड बात हो रही है। जनरल एग्रीकल्चर में अपने विद डिटेल से पढ़ रहे हैं। हाँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण क्रियाएं यानी कि इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस कौन सी की जाती है, जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है ना, क्रॉप से रिलेटेड, तो उनमें अपने बातचीत करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही बेहद अहम रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर अपने पास पहला पॉइंट क्या दिया है सर? रोगिंग दिया है। क्या दिया है? रोगिंग, है ना। तो रोगिंग क्या होता है? रोगिंग और थिनिंग। थिनिंग को सर, ये हिंदी इंग्लिश का शब्द है थिनिंग, इसका हिंदी में क्या होता है? विरलीकरण। क्या होता है? विरलीकरण, विरलीकरण, है ना। तो रोगिंग, रोगिंग है अवांछित पौधों को खेत से उखाड़ना। अब आप कहोगे कि सर अवांछित पौधा कौन सा है, अवांछित प्लांट कौन सा है ना। तो ये है, तो इसमें अपने पास बातचीत करते हैं। तो यहां देखो अपने पास अवांछित प्लांट। तो आप यूं देखो कि मान लो अपने पास चना क्रॉप है, चना की फसल में हमने क्या लगा दिया? गणगौर वैरायटी का लगा दिया। गणगौर, गणगौर किस्म लगा रखी है, वेराइटीज लगा रखी है गणगौर। इसी गणगौर में आपने कौन से मीरा किस्म का प्लांट लगा देखा? मीरा किस्म का प्लांट लगा देखा, है ना। तो गणगौर अपने पास मेन प्लांट था। हाँ सर, मेन क्रॉप किसकी थी? गणगौर की थी। इसमें कहीं मीरा या कोई दूसरा वरदान किस्म का, है ना, या कोई और दोहद, ये लो अलग अलग वेराइटियों का प्लांट लगा मिला। तो जो ये प्लांट है, तो इस प्लांट को हम क्या कहते हैं? रोग्य, रोग्य प्लांट कहते हैं, है ना। रोग्य प्लांट कहते हैं। और इसको उखाड़ने की क्रिया, इसको उखाड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? रोगिंग कहते हैं। इसको उखाड़ने की क्रिया को हम क्या कहेंगे बच्चों? रोगिंग कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट यहां पर ये समझो अपने पास, थिनिंग। दूसरा क्या? थिनिंग, थिनिंग, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विरलीकरण, विरली, विरलीकरण। अब यहां देखो, आपने चने की फसल में क्या लगाया? सीड रेट रखा। सीड रेट औसतन तो अपने पास क्या होता है? प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो कम होता है, परंतु साइंटिफिक हिसाब से मान लो आपने 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपने सीड रेट रख दी। तो ये साइंटिफिक तरीका ये कहता है कि जो आपने इतना सीड रेट रखा है, उसके बाद में चने को हमने एक 30x10 की स्पेसिंग से, 30x10 की स्पेसिंग से अपने को डिस्टेंस मेंटेन करनी है। यानी यहां अपने पास 10 दिया है, वो क्या है? प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस, प्लांट से प्लांट, पौधे से पौधे की दूरी है। तो उसको दूरी को मेंटेन करने के लिए इसके बीच में जो प्लांट है ना, जो अस्वस्थ है या कम वृद्धि कर रहा है, तो इसको हमने क्या कर दिया? उखाड़ दिया। इसको हमने क्या कर दिया? उखाड़ दिया। उखाड़ना यानी कि अलग कर दिया, है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? थीनिंग कहेंगे। ये जरूरी नहीं है कि चना की फसल में हो, हर एक क्रॉप में थीनिंग ऑपरेशन किया जाता है। तो आप ध्यान रखें कि विरलीकरण क्या है? विरलीकरण अपने पास यूं हुआ कि आप कहोगे कि फसल में पौधों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए अनावश्यक पौधों को हटाना, उसमें उसी स्पीसीज को हटा दिया जाता है। जैसे मान लो कोई गणगौर वेराइटी है, तो इसमें अपने पास गणगौर का ही प्लांट हटा देंगे, क्योंकि 10x10 का स्पेसिंग कंप्लीट करने के लिए। परंतु इसमें अपने पास थिनिंग में क्या कर रहे हैं? यहाँ अपने पास रोगिंग में क्या कर रहे हैं कि गणगौर किस्म का प्लांट नहीं हटाते हैं। गणगौर वेराइटी का जो फील्ड था, उसमें कोई दूसरी वेराइटी का प्लांट लगा मिला, चने का ही,
तो हम उसको रोग या प्लांट कहते हैं, और उसको उखाड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, रोगिंग कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन दिया कि गेहूं में है, तो गेहूं में HD है ना 3077 का फील्ड था, उसमें से आपने राज 1482 के प्लांट को उखाड़ दिया, तो वो क्या हो गया, रोगिंग हो गया। वो क्या हो गया, रोगिंग हो गया, है ना। परंतु HD 3086 के ही प्लांट को आपने सही मेंटेन किया है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, थिनिंग कहेंगे। यहां तक बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए। यदि यहां तक आप सभी को क्लियर है तो आप हमारे सम्मान में लाइक लिखें जरूर। ओके डन, हाँ सर पक्का पक्का। अब अपने पास बातचीत करें नेक्स्ट यहां क्वेश्चन क्या दिया, नेक्स्ट यहां क्वेश्चन दिया जूमिंग को बच्चों क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। समझ में आया कि यहां देखो अभी अपने पास दो टर्म है, एक अपने पास क्या दिया, मैंने यहां लिखा बच्चों लैंड रोटेशन, एक क्या लिखा, लैंड रोटेशन। दूसरा हमने क्या लिखा, क्रॉप रोटेशन। क्या लिखा बच्चों, क्रॉप रोटेशन। समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। यहां अभी तक ये समझ में आया कि सर लैंड रोटेशन का अर्थ है कि भूमि को बदलेंगे, भूमि का चक्कर होगा, है ना। तो यहां हमारे पास पॉइंट क्या हुआ कि क्रॉप यहां फिक्स है। क्रॉप बच्चों क्या है, फिक्स है कि एक ही फसल को एक निश्चित अवधि में, यहाँ लैंड क्या है, रोटेशन हो रहा है। लैंड क्या है बच्चों, लैंड का रोटेशन हो रहा है, यानी कि भूमि को अपने हेर फेर कर रहे हैं, तो लैंड का क्या है, रोटेशन हो रहा है। तो आप यहां समझ में ये आया कि एक निश्चित अवधि में एक ही क्रॉप को अलग अलग भूभाग में उगाना, तो क्या हुआ, भूमि चक्कर, या जिसको हम क्या कहा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सर शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ होती है, ज्यादातर पूर्वी राज्यों में होती है, भारत के पूर्वी राज्यों में ये देखने को पाई जाती है। और बात करें तो झारखंड में ये आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एग्जांपल मिल जाएगा। ओके, और राजस्थान में बात करते हैं तो दक्षिणी राजस्थान में हो जाएगा। चलो उसी प्रकार देखो यहाँ क्रॉप रोटेशन का दिया, क्या दिया, क्रॉप रोटेशन का दिया। तो क्रॉप रोटेशन में अपने पास क्या है, क्रॉप रोटेशन में है कि सर यहाँ लैंड फिक्स है, यहाँ क्या है बच्चों, भूमि फिक्स है, लैंड फिक्स है, एक ही भूभाग पर एक निश्चित अवधि में अलग अलग फसलों को बोएंगे। तो यहाँ सर क्रॉप क्या है, क्रॉप का डिफरेंट क्रॉप है, यानी अलग अलग फसलों को हम बोएंगे। भाग क्या होगा, भूमि का भाग एक ही होगा कि एक भूभाग पर निश्चित अवधि में निश्चित समय के लिए, है ना, अलग अलग फसलों को बोना। ओके, तो ये हुआ फसल चक्र, यहां तक क्लियर। ओके सर, अब यहां बात करते हैं नेक्स्ट यहां हमने बात किया सर क्यूरिंग का अर्थ होता है कि नमी का निष्कासन करना, यानी कि सुखाना, स्टोरेज के लिए सुखाना, ताकि वो अधिक नमी के कारण खराब ना हो पाए। क्यूरिंग का अर्थ क्या है, नमी, मॉइस्चर को हटाना। तो नमी हटाना, है ना, जैसे ये किस में की जाती है, चाय में की जाती है, प्याज में की जाती है, तंबाकू में की जाती है, लहसुन में की जाती है, इन सब में की जाती है। तो क्यूरिंग का संबंध किन फसलों से है, चाय, प्याज, तंबाकू से, है ना। सर चाय का कुल क्या था, थिएसी, प्याज का कुल क्या था, लिलिएसी, और तंबाकू का कुल क्या था, सोलेनेसी। ओके, फिर अपने पास बात कर रही है स्ट्रिपिंग। फिर किसकी बात करें, स्ट्रिपिंग। तो स्ट्रिपिंग का संबंध किससे है, जूट, सनई व अलसी से, यानी कि इसका जो स्टेम होता है तो स्ट्रिपिंग में क्या करते हैं, स्टेम है, तो तना है, तने को हम गलाकर क्या कर रहे हैं, तने को हमने पानी में डाल दिया है, और उससे हम क्या प्राप्त कर रहे हैं सर, फाइबर प्राप्त कर रहे हैं, रेशा प्राप्त करने की विधि होती है। तो वो किससे है, डंठल हटाना, है ना। तो जूट, सनई व अलसी से। उसके बाद में सर रेटिंग में भी हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, फाइबर प्राप्त कर रहे हैं, है ना, स्टेम को गला दिया जाता है। ओके, तो इसका संबंध किससे है, जूट, सनई
और आलसी से, तीनों से रहता है रेटिंग। अभी देखो, अभी इसमें इंपॉर्टेंट आपको देखो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये बन सकता है आपके लिए रेटिंग का टेम्परेचर पूछा जा सकता है। रेटिंग, रेटिंग का संबंध किन फसलों से है सर? जूट से है। उसके बाद में सन हेम्प, सन हेम्प सनई से हो गया, और लाइन सीड अलसी से हो गया, लाइन सीड अलसी से हो गया। तो हमने यहाँ क्या लिखा? सनई, हाँ सर लिख दिया। यहाँ क्या लिखा बच्चों? अलसी। ओके, यहाँ क्या लिखा? जूट। तो इनमें अपने को ध्यान रखना होगा कि सर रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान कितना डिग्री चाहिए। तो सर हम याद कैसे करें? सनई, सनई से ऐसे याद करेंगे, सनई से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। ओके, सनई से 27। जूट में सर 34 डिग्री सेंटीग्रेड, और अलसी के लिए सर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। तो ये अपने को सर क्या हो गया? याद हो गया बच्चों। ये इसको हमने क्या दे दिया? स्टार दे दिया। इसको हमने क्या दे दिया बच्चों? स्टार दे दिया। तो रेटिंग के लिए जूट में कितना डिग्री टेम्परेचर उपयुक्त रहेगा? आप कहोगे सर 34 डिग्री। सनई के लिए 27 डिग्री, और लाइन सीड के लिए 40। ओके, है ना? अब जूट का नाम बात करोगे तो कॉर्चोरस ओलिटोरियस, सन हेम्प का, स्नेक का क्रोटोलेरिया जूनसिया, और लाइन सीड का बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहता है लाइनम यूसिटेटिसिमम, लाइनम यूसिटेटिसिमम। और इसका कुल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइनेसी, लाइनेसी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहां तक क्लियर हुआ सर? हमने रोगिंग के बारे में जान लिया, थिनिंग जान लिया, झूमिंग, क्यूरिंग, स्ट्रिपिंग और रेटिंग। यहां तक बच्चों क्लियर? ओके सर। ये सर हमारे को दिखाई नहीं दे रहा। ओके, यहाँ देखो, ये इसका संबंध किससे? जूट से, सनई से और अलसी से, तीनों से रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्ट्रिपिंग का पार्टिकुलर इन तीनों में से बात करते हैं तो अलसी का विशेष ध्यान रखना होगा। चलो, फिर हमने यहाँ देखा, हमने यहाँ देखो नेपिंग, नेपिंग है ना? नेपिंग बच्चों किस में की जाती है? चना में की जाती है। सर इसमें होता क्या है? नेपिंग में चने की शीर्षत कलिकाओं को हटाते हैं। किसको? शीर्षत कलिकाओं को, एपिकल जो बड होती है उनको हटाते हैं, शीर्षित कलिकाओं को, कलिकाओं को हटाना, है ना? जब प्लांट, चने का प्लांट क्या हो जाए? 20 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई का हो जाए, तो हम उन शाखाओं को हटाते हैं ताकि एक्सिलरी बड निकले, एक्सिलरी बड निकले। ओके, दूसरा क्वेश्चन यहां से आपसे ये पूछा जा सकता है कि सर यहां पर अपने पास बात किया हमने नेपिंग के लिए, तो नेपिंग में आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। नेपिंग, तो नेपिंग के लिए हम हमारे को किसका ध्यान रखोगे कि सर इसमें एक्सिलरी बड हटाते हैं। कब हटाते हैं? जब प्लांट की हाइट 20 सेंटीमीटर से अबव हो जाए, 20 सेंटीमीटर से हाइट क्या हो जाए? ज्यादा होने लगे, तब। दूसरा आपसे पॉइंट ये पूछा जाएगा कि सर नेपिंग की क्रिया कब करते हैं, कब करते हैं? तो ये लगभग 40 से 42 डे आफ्टर सोविंग होती है, डे आफ्टर सोविंग होती है ना? 40 से 42। अब हो सकता है आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शन भी कहीं 35 से 40 मिला हो, तो आप, हम सर किसको सिलेक्ट करेंगे? तो इसको सिलेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर आप कहोगे कि सर नेपिंग कैसे करवाई जाती है? तो इसमें अपने पास शिप ऑफ, जो भेड़ों का समूह होता है ना? तो भेड़ों के समूह को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक। तो फ्लॉक ऑफ शिप, भेड़ों के झुंड को खेत से निकाल दिया जाता है, भेड़ों के झुंड को खेत से जल्दी जल्दी निकाल दिया जाता है ताकि वो ऊपर की शाखाएं चुट जाए, है ना? उसके बाद में अपने पास यदि कोई केमिकल काम में लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों? केमिकल काम में लेते हैं। सर हमने रसायन काम में लिया, तो कौन सा काम में लेंगे? टिब्बा नामक रसायन काम में लेते हैं। कौन सा? टिब्बा। कौन सा काम में लेती है? टिब्बा। सर टिब्बा क्या होता है? एट द रेट 75 ppm काम में लिया जाता है यदि आपसे डोज पूछा जाए। तो सर ये होता क्या है? ये होता है बच्चों ट्राई आइडो, ट्राई आइडो
बेंजोइक एसिड, ट्राईआइडो बेंजोइक एसिड, ये होता है ट्राईआइडो बेंजोइक एसिड। इतना बच्चों आपको क्या ध्यान रखना होगा, नीपिंग के बारे में ध्यान रखना होगा। तो नीपिंग का संबंध किससे है, चना से है। किससे है, चना से है, ग्राम से, है ना। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कई बार आपको टॉपिंग दिया जाता है, टॉपिंग का रिलेटेड किससे होता है, कपास में, परंतु कपास में टॉपिंग ना देखकर कपास में भी उसमें नीपिंग लिखा मिल सकता है। तो दूसरा आप अल्टरनेट आप याद करें तो कपास में भी नीपिंग अपनाई जाती है, परंतु मुख्यतः टॉपिंग ऑप्शन करेंगे वहां। ओके, अब बात करें सर, यहां हमने देखा स्टेकिंग, कौन सा देखा, स्टेकिंग, स्टेकिंग, स्टेक, सर स्टेक किसको कहते हैं, लकड़ी को। स्टेक किसको कहते हैं, लकड़ी को। सर लकड़ी को हमने किसके काम में लिया, सहारा देने के लिए। किसको काम में लिया, सहारा देने के लिए। सर सहारा दिया कब, क्यों दिया, क्योंकि कई प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने जब फ्रूटिंग होती है तो अपना खुद का वजन झेल नहीं पाते, खुद का वजन झेल नहीं पाते हैं, है ना। तो खुद का वजन झेल नहीं पाएंगे तो वो सर गिर जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो गिरने से बचाने के लिए उनको हम क्या दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। यानी कि जब प्लांट में फ्रूटिंग होती है, फलन होता है, उस टाइम प्लांट का वजन खुद झेल नहीं पाता है, तो उसको वजन झेलने के लिए लकड़ियों से सहारा दिया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टेकिंग कहते हैं। तो सर ये क्रिया किस में अपनाई जाती है, टमाटर में और केला में अपनाई जाती है। किस में अपनाई जाती है बच्चों, टमाटर और केला में अपनाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में यदि बात करें तो प्रोपिंग, है ना। प्रोपिंग में होता है बच्चों ढकना। प्रोपिंग में क्या होता है, पत्तियों से ढक दिया जाता है, यानी कि अपने पास तेज धूप से या लू से बचाने के लिए। तो गन्ना व केला, गन्ना व केला। अब आपके पास गन्ना आया तो गन्ना में आपको ध्यान रखना होगा, आपको एक क्रम याद करवा देते हैं। हाँ सर ठीक है। तो गन्ना में हमने याद किया पटवारी। ये इतनी क्रियाएं किससे किससे रिलेटेड हैं, तो आप कहोगे सर शुगर केन से। किससे हैं बच्चों, शुगर केन से। फिर आपने यहाँ क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे एक्स्ट्रा, परंतु अभी इनसे रिलेटेड बात करें तो हमने पहला पॉइंट क्या लिया, पी से प्रोपिंग। पी से क्या लिया बच्चों, प्रोपिंग। फिर अपने पास ट्रेसिंग, क्या लिया, ट्रेसिंग। फिर अपने पास क्या लिया, रैपिंग। फिर आप कहोगे सर एरोविंग। फिर आप क्या कहोगे, एरोविंग। फिर आप कहोगे सर रेटूनिंग, रेटूनिंग। फिर आप कहोगे सर अर्थिंग अप, अर्थिंग अप। ओके, और एक यदि बात करें तो यहां पर ब्लाइंड होइंग भी होता है, ब्लाइंड होइंग। ब्लाइंड होइंग क्रिया भी इससे रिलेट रखती है। अब आप यहाँ जनरल थोड़ा बहुत समझे। सर प्रोपिंग में हमने क्या किया, गन्ने को पत्तियों से ढक दिया जाता है, गन्ने को पत्तियों से ढक दिया जाता है ना। ओके सर, तेज धूप लू से बचाने के लिए। ट्रेसिंग, ट्रेसिंग जब अपने गन्ने को कटाई करते हैं तो देखो पत्तियां क्या होती है, पत्तियां कोई ऐसी थोड़ी है कि पूरे गन्ने को कवर करती रहती है, धीरे धीरे पत्तियां झड़ जाती है, परंतु फिर भी अपने पास क्या करते हैं कि जब गन्ने को कटाई करते हैं तो तेज धारदार यंत्र से पत्तियों को हटाते हैं, पत्तियों को हटाते हैं, और जो पत्तियां बच जाती है अवशेष के रूप में उसको फील्ड में जला दिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेसिंग कहते हैं। फिर सर रैपिंग, रैपिंग में क्या होता है कि गन्ने की जो ऊपर की पत्तियां होती है वो ढके रहती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रैपिंग कहते हैं। एरोविंग में सर क्या होता है, गन्ने का पुशअप क्रम होता है, गन्ने का बच्चों क्या होता है, पुशअप क्रम। पुशअप क्रम होता कौन सा, एरो। तो एरो के निकलने का क्रिया, जब गन्ना परिपक्व होता है तो ही पुशअप क्रम निकलता है। तो पुशअप क्रम निकलना, पहली बात इंडिकेटर किसका है, इंडिकेटर किसका है, गन्ने की मैच्योरिटी का, गन्ने की परिपक्वता का इंडिकेटर है। फिर भी बात किया तो गन्ने के पुशअप क्रम को हमने क्या कहा, एरो कहा। तो उसके निकलने की क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, एरोइंग कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोइंग कहते हैं। रेटोनिंग, रेटोनिंग में बच्चों होता है कि एक साल जब किसान गन्ने की फसल ले लेता है
तो उसके बाद में उस गन्ने को देखो 1 साल के बाद में गन्ने को वो है ना, जैसे ये गन्ना है ना, तो उसको वो यहाँ से कट कर देता है, वो यहाँ से बच्चों क्या कर देता है, उस गन्ने को यहाँ ऊपर के भाग से कट कर देता है। फिर यहाँ दूसरे वर्ष जो यहाँ से अपने पास गन्ना तैयार हुआ है ना, ऐसे, तो इस क्रॉप को यानी कि दूसरे सीजन की फसल को लेना, उसको हम क्या कहते हैं, रेटूनिंग कहते हैं। इस रेटूनिंग में बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि 25% अधिक नाइट्रोजन अप्लाई की जाती है। गन्ने की फसल में रेटूनिंग के लिए 25% नाइट्रोजन अधिक अप्लाई की जाती है। बस ये ध्यान रखोगे सर अभी अधिक अप्लाई किया, तो इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि तीसरे वर्ष नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि सर इसमें इंसेक्ट यानी कि कीट व रोग व्याधि का प्रकोप ज्यादा हो जाता है, कीटों का प्रकोप ज्यादा हो जाता है, तो बस 1 साल ही रेटूनिंग फसल काम में लेते हैं। उसके बाद में आप कहोगे सर अर्थिंग अप, उसके बाद में आप क्या कहने वाले हो, सर हम अर्थिंग अप की बात करते हैं। तो अर्थिंग अप में आपको ध्यान रखना होगा मिट्टी चढ़ाने की क्रिया कब करनी चाहिए। तो ये मिट्टी चढ़ाने की क्रिया जुलाई में करनी चाहिए, जून जुलाई में करते हैं, मोस्टली जुलाई में करते हैं। उसके बाद में आप कहोगे कि सर एक प्रोसेस और रहती है टाइंग। टाइंग में क्या करते हैं कि गन्ने को गिरने से बचाने के लिए 5, 7, 10 गन्नों को झुंड में बांध देते हैं, पत्तियों द्वारा गन्ने को बांध दिया जाता है, टाइंग। तो टाइंग की क्रिया किस माह में की जाती है, तो अगस्त माह में की जाती है, अगस्त माह में की जाती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, फिर यदि और रिलेट पॉइंट करते हैं तो अर्थिंग अप गन्ने की फसल में कितनी बार करनी चाहिए, यानी एक बार जब गन्ना लगा दिया तो अर्थिंग अप कितनी बार करना चाहिए, 2 से 3 बार की जाती है, 2 से 3 बार, 2 से 3 टाइम डन किया जाता है ना। ब्लाइंड होइंग अंधी गुड़ाई, क्योंकि गन्ने का जर्मिनेशन लगभग मानकर चले कि 2 से 3 सप्ताह बाद में होता है, वैसे हम 60 दिन का मानते हैं जर्मिनेशन टाइम, है ना। तो उस तक जो हल द्वारा यानी रफ टफ तरीके से खरपतवार निकालने की विधि को हमने क्या कहा, ब्लाइंड होइंग कहा। क्या कहा बच्चों, ब्लाइंड होइंग कहा। इतना आपको क्या ध्यान होना चाहिए सर, शुगर केन की ये इंपॉर्टेंट क्रियाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहां तक समझ में आया तो आप हमारे सम्मान में जरूर लाइक लिखें। ओके ओके सर, पक्का पक्का। अब देखो यहां से हमने बात किया अंधी गुड़ाई, तो गन्ना व आलू, गन्ना व बच्चों आलू से हो गया। मिट्टी चढ़ाना अर्थिंग अप, तो मूंगफली में, आलू में, गन्ना में किया जाता है, किसमें, मूंगफली, आलू, गन्ना में किया जाता है। एरोइंग सर गन्ने का क्या है बच्चों, ये पुशअप क्रम है, क्या है, पुशअप क्रम है ना। तो किससे रिलेट है, गन्ना से, शुगर केन। इसके बाद में यदि बात करें सर पीछे वाले पॉइंट से, तो शुगर केन किस भाषा का शब्द था बच्चों, संस्कृत भाषा से लिया गया था। किस भाषा का शब्द था, संस्कृत। इसका नाम क्या होता है, सेकेरम ओपिसिनेरम, सेकेरम ओपिसिनेरम, जो नोबल केन कहते हैं, है ना। किस कुल का प्लांट है सर, ग्रेमिनी या पोएसी कुल का, ग्रेमिनी या पोएसी कुल का प्लांट है बच्चों। समझ में आया क्या, हाँ सर, यहां तक क्लियर, ओके। अब अपने पास बात करें नेक्स्ट, देखो रेटूनिंग का संबंध किससे है, गन्ना कपास बैंगन, गन्ना कपास बैंगन, है ना। तो ब्रिंजल हो गया सब्जियों में और गन्ना, ओके सर। गिनिंग या ओटाई कपास में होता है सर, ये क्या होता है, यानी बीज से रेशा अलग करने की क्रिया, सर बीज से रेशा अलग करने की क्रिया, अलग करने की क्रिया, है ना। बीज से रेशा अलग करने की क्रिया, उसको हम गिनिंग या ओटाई या जीनिंग लिखा मिल सकता है। औसतन ये बच्चों कितना प्रतिशत होता है, कपास में 33% होता है। कितना प्रतिशत होता है, 33%। सर कपास के रेशे को हम क्या नाम देते हैं, लिंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंट कहते हैं, है ना। सर कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है, तो ये सीड का एपिडर्मिस सेल से, यानी बीज की बाह्य सेल से, एपिडर्मिस सेल से बच्चों रेशा प्राप्त किया जाता है। तो सर कपास को हम और क्या कहते हैं,
कपास को बच्चों हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर, किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर की भी संज्ञा दी गई है, इतना आपको ध्यान रखना। चलो सर बाद में बातचीत करते हैं। यहां से हमने अब अपने पास नेक्स्ट बात कर रहे हैं इस पॉइंट पर सर, डी शक्रिंग, डी शक्रिंग किस में, तंबाकू में और केला में, किस में बच्चों, तंबाकू और केला में। अब यहां देखो, अब यहां हमने एक क्या बनाया, प्लांट बनाया, क्या बनाया बच्चों, प्लांट बनाया, है ना। अब हमने यहाँ इसको, हमने इस प्लांट को यहाँ से क्या कर दिया बच्चों, कट कर दिया, कट कर दिया यानी ऊपर के भाग को हटा दिया। तो यहाँ ये भाग हटा, उस भाग को हमने क्या लिखा सर, मान लो टॉपिंग लिखा, क्या लिखा, टॉपिंग लिखा, शीर्ष कर्तन, इसको हमने क्या कहा, शीर्ष कर्तन, है ना। उसके बाद में जैसे ये प्लांट कटा, उसके बाद में यहाँ से क्या निकलने वाली थी सर, यहाँ से ब्रांच निकलने वाली थी, क्या निकलने वाली थी, ब्रांच निकलने वाली थी। तो ये हमारे पास कौन सी हुई, ये बड हुई, कौन सी, एक्सिलरी बड हुई, है ना, बड, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक्सिलरी बड। तो इसको हम, इस बड को हमने क्या कहा, सक्कर्स कहा, इसको हमने क्या कहा बच्चों, सक्कर्स कहा, इसको हमने क्या कहा बच्चों, सक्कर्स कहा। तो इस सक्कर्स को भी हमने क्या किया, यहां से हटा दिया, यहां से क्या कर दिया, हटा दिया। तो जिसमें हटाने को हमने क्या नाम दिया, डी सक्रिंग, डी सक्रिंग, यानी सक्कर्स को हटाना, सक्कर्स को हटाना क्या कहा, कहलाया डी सक्रिंग। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। उसके बाद में बच्चों क्या होता है, प्राइमिंग, टीडीपी, प्राइमिंग, प्राइमिंग, है ना, प्राइमिंग। प्राइमिंग में अपने पास यूं कहते हैं कि ये तंबाकू में अपनाई जाती है, तंबाकू में जो अपने पास चेविंग टाइप है ना, या सिगरेट टाइप होता है, उसमें सबसे ज्यादा ये प्राइमिंग की क्रिया होती है। प्राइमिंग में अर्थ होता है पत्तियों की चुटाई होना, पत्तियों की, यानी कि पिकिंग करते हैं, क्या करते हैं, पिकिंग करते हैं, हाथ द्वारा पिकिंग की जाती है, उसको पत्तियों को अलग अलग चुटाया जाता है, तो उसको हमने क्या कहा, प्राइमिंग। उसके बाद में उस पत्तियों को हम क्या करते हैं, सुखाते हैं, क्यूरिंग, उसके बाद में हम क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास TDPC, ये आपके पास क्रम रह जाएगा, टॉपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग और क्यूरिंग। ये आपके पास क्रम किस में हो जाएगा बच्चों, तंबाकू में हो जाएगा, किस में, तंबाकू में। सर तंबाकू किस कुल का प्लांट है, सोलेनेसी का, है ना, निकोटियाना स्पीसीज, ये दिया जाता है। ओके, अब अपने पास बात करते हैं, डीसकरिंग हो गया ना, केला में भी होता है। मेटाकिंग, क्या दिया नाम बच्चों, मेटाकिंग। मेटाकिंग क्या है, केला में करते हैं मेटाकिंग, है ना। तो ये होता क्या है, ये भी जान लेते हैं। ये लो सर, हमने क्या किया, ये हमने क्या बना दिया, केला का प्लांट बना दिया, केला का क्या बना दिया बच्चों, ये प्लांट बना दिया। केला अपने पास बनाना है, हाँ बनाना, बनाना अपने जीवन काल में बच्चों एक बार ही फल देता है, एक बार ही फल देता है, एक बार ही फल देता है ना, एक बार ही फल देता है। ओके, उसके बाद में देखो, तो ये जो बनाना का ये जो स्टेम है बच्चों, ये जो स्टेम है, ये स्टेम इसमें फ्लोएम जाइलम वैसे नहीं होता है, ये क्या है, सूडो स्टेम है। ये क्या है बच्चों, सूडो स्टेम है, आभासी तना है, क्या है, आभासी तना है। आभासी तना किस में पाया जाता है, तो आप कहोगे सर केला में पाया जाता है। ओके, अब देखो मेटाकिंग क्या था कि जब फल दे दिया, फ्रूटिंग दे दिया, तो फ्रूटिंग दे दिया तो उसके बाद में भूमि की सतह से तने को काट दिया, तने को काट दिया और जमीन पर गिरा दिया जाता है, काट कर जमीन पर गिरा दिया जाता है।
तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटाकिंग कहते हैं, मेटाकिंग कहते हैं। इस और ज़्यादातर ये कहाँ अपनाई जाती है बच्चों, साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में क्रिया अपनाई जाती है। सर किस फल में अपनाई जाती है, तो केला में अपनाई जाती है। किस में अपनाई जाती है, केला में अपनाई जाती है। यहाँ तक बच्चों क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ओके। सर अभी अपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में जाने, तो यहाँ धीरे धीरे याद करवाएंगे। बनाना है ना, बनाना म्यूजेसी कुल का है, तो बच्चों ये ध्यान रखना मोनोकोट प्लांट होता है, हमेशा क्या होता है, मोनोकोट प्लांट होता है, मोनोकोट एक बीजपत्री होता है। उसके बाद में म्यूसा पेराडिसिका, म्यूसा पेराडिसिका इसका कुल होता है, म्यूजेसी कुल, सॉरी म्यूसा पेराडिसिका इसका नाम होता है बॉटनिकल, म्यूजेसी इसका कुल है। ओके, यहाँ तक ध्यान है। क्रोमोसोम नंबर में यदि ये बात करते हैं तो ट्रिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड का अर्थ हो गया कि 2 कितना 33 त्रिगुणित होता है, इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। चलो बात करें सर डी शक्रिंग, डी शक्रिंग किस में अपनाई जाती है, तो डी शक्रिंग किस में, तंबाकू और केला में अपनाई जाती है, शकर्स को हटाना। इकेबाना, इकेबाना बच्चों फूलों को सजाने की जापानी कला है, यानी कि जापानीज कला में फूलों का अरेंजमेंट किया जाता है, उसको कहते हैं इकेबाना। यदि यहाँ इंग्लिश कला होती, इंग्लिश कला होती तो उसको हम बोलते क्या, मोरी बाना, मोरी बाना, मोरी बाना क्या होती, इंग्लिश, इंग्लिश आर्ट होती, फूलों को सजाने की इंग्लिश आर्ट होती, तो हम उसको क्या कहते, मोरी बाना कहते। टैगिंग, टैगिंग बच्चों क्या होती है, मूंगफली। तो यहाँ ध्यान रखें, अभी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पैगिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बच्चों अभी करने वाले हैं, तो हमने क्या लिखा, पैगिंग लिखा। क्या लिखा बच्चों, पैगिंग। पहला क्वेश्चन पैगिंग, पैग, पैग होता क्या है बच्चों, पैग होता है सुइयां बनना, सुइयां बनना, सुइयां बनना। तो सुइयां किस फसल में बनती है, तो सुइयां किस में बनती है, सुइयां सर मूंगफली में बनती है, मूंगफली में बनती है। मूंगफली में बच्चों क्या होता है, मूंगफली सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप रहती है। तो जैसे पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन होने के बाद में फ्लावर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लावर होते हैं वो फ्लावर, फ्लावर होते हैं वो बच्चों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पैग, सुइयां में हो जाते हैं। और सुइयां कहाँ चली जाती है बच्चों, भूमि के अंदर चली जाती है, अंडरग्राउंड चली जाती है। क्या लिखा, अंडरग्राउंड चली, भूमि के अंदर चली जाती है पैग सुइयां बनने के समय, है ना। तो यहां ध्यान रखो, ये कहानी क्लियर हुआ। आपको दिया अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड से आपने यहां ये समझा कि आपने इसका नाम सुना होगा हाइपोजिया, हाइपोजिया। हाँ सर, हाइपो का अर्थ क्या होता है, भूमि के अंदर, अधोभूमिक। हाइपो का अर्थ क्या होता है, अंडरग्राउंड। जिया का अर्थ क्या होता है बच्चों, लेग्यूम, लेग्यूम, या यूं लिखे पॉड। तो इसमें पॉड होती है, वो फलियां होती है, वो कहाँ बनती है, भूमि के अंदर बनती है। कहाँ बनती है बच्चों, भूमि के अंदर बनती है। समझ में आया। हाँ, अब आपसे दूसरा एग्जामिनर क्वेश्चन देता है कि पैगिंग कितने दिन बाद में आती है। तो यहाँ अपने पास स्टार पॉइंट लिखें कि पैगिंग क्रिया होती है वो लगभग 55 डे आफ्टर सोविंग मानी जाती है, यानी कि बुआई के 50 से 55 दिन बाद, है ना, 55 डे आफ्टर, 55 डे आफ्टर सोविंग होती है। तो फिर आपके पास तीसरा क्वेश्चन यदि बात करें तो आपको पास एग्जामिनर कहता है कि इंटर कल्चर कल्टीवेशन, इंटर कल्चर कल्टीवेशन, अंतरासस्य क्रियाएं। क्या लिखा बच्चों हिंदी में, अंतरासस्य क्रियाएं, अंतरासस्य क्रियाएं, अंतरासस्य क्रियाएं कब तक कर लेनी चाहिए, तो आप कहोगे कि सर 45 दिन से पहले पहले ही कर लेनी चाहिए। फिर आपसे पॉइंट रहता है कि पैगिंग के समय, पैगिंग के समय क्योंकि सुइयां भूमि के अंदर जाएगी तो वहां सिंचाई आवश्यकता है, तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इरिगेशन सिंचाई की आवश्यकता बच्चों बहुत अर्जेंट किस समय चाहिए, पैगिंग के समय चाहिए, पैगिंग के समय चाहिए। समझ में आया क्या बच्चों, यहां तक यदि समझ में आया तो आप हमारे सम्मान में
लाइक लिखें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ एक पॉइंट और बता देते हैं, यहाँ पर दिया तो यहाँ ये जो जा रहा है तो ये अपने पास भूमि के अंदर जा रही है, मूंगफली भूमि के अंदर जा रही है। तो मूंगफली किस प्रकार का प्लांट हो गया? तो पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया धनात्मक। और जियोट्रोपिज्म, जियो हो गया भूमि, तो भूमि की तरफ जा रही है तो जियोट्रोपिज्म। कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ग्राउंडनट है एक, तो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। नेगेटिव क्योंकि ये प्रकाश के विपरीत जा रही है, तो दूसरा पॉइंट अपने पास क्या हो गया? नेगेटिव, नेगेटिव फोटोपीरियोडिज्म, फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। यहां धनात्मक गुरुत्वानुकर्षी, गुरुत्वानुकर्षी है ना, क्योंकि गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर जा रही है। तो ये आपके पास सर स्टार पॉइंट लगा दो, फिर हम अच्छी तरीके से जान पाएंगे। हाँ ये लो, है ना। तो मूंगफली क्या है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ओके क्लियर? हाँ सर। अब इससे रिलेटेड एक टर्म और रहती है अपने पास, इससे रिलेटेड हमने एक टर्म लिखा पॉपिंग। पॉपिंग क्या होता है बच्चों? कि जहां दाना बन रहा है वहां दाना नहीं बनता है, यानी कि ग्रेन फिलिंग नहीं होती है। तो दाना न बनना, मूंगफली के पॉड में, पॉड में क्या पॉड फली है, उसमें बच्चों सीड फॉर्मेशन नहीं होता है। सीड फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन, बीज का निर्माण नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पॉपिंग कहते हैं। पॉपिंग सर क्यों नहीं? पॉपिंग किसके कारण होती है? पॉपिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? तो बच्चों इसमें कैल्शियम की कमी के कारण यह हो जाता है, कैल्शियम की कमी के कारण पॉपिंग होती है। तो सर हम इसके लिए क्या डालना चाहिए? तो हमें बच्चों इसके लिए जिप्सम डालना चाहिए। सर जिप्सम में कैल्शियम कितना मिलता है? जिप्सम में बच्चों कैल्शियम मिलता है 29.2% होता है। और यहाँ पर अपने पास बात करें तो सल्फर भी मिलता है 18.6 से लेकर 23% तक। ये दोनों बच्चों कैल्शियम और सल्फर। सर सल्फर दलहन और तिलहन फसल दोनों के लिए उपयुक्त होता है। किसके लिए? दलहन और तिलहन फसल दोनों के लिए उपयुक्त होता है ना। दलहन में ये सर क्या बढ़ाता है? प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। दलहन में क्या बढ़ाता है बच्चों? प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देता है। तिलहन में ये किसको बढ़ा देता है? ऑयल कंटेंट को बढ़ा देता है। किसको बढ़ा देता है? ऑयल कंटेंट को बढ़ा देता है, ऑयल परसेंटेज की मात्रा को बढ़ा देता है। कहानी समझ में आया? हाँ सर आ गया। तो सर जिप्सम कितना डालना चाहिए? कितना डालना चाहिए? तो रिकमेंडेशन रहती है बच्चों 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बच्चों क्या डालना चाहिए? जिप्सम डालना चाहिए। सर जिप्सम का फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ बच्चों जिप्सम का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो लिख सकते हैं CaSO4 2H2O। ये अपने पास क्या हो गया? जिप्सम का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ तो आप हमारे सम्मान में जरूर लाइक लिखें। ओके ठीक है सर। फिर हमने देखो जान लिया, मान लिया, पहचान लिया सर, है ना। ओके अब देखो नेक्स्ट, यहाँ हमने देखो यहाँ जाना डी टेस्लिंग। डी टेस्लिंग किस में बच्चों? मक्का में, डी टेस्लिंग। तो यहाँ हमने देखो यहाँ से हमने बात किया, यही बात है। ये लो सर मक्का, ये लो मक्का, मक्का बना दिया। उसके बाद में ये लो भुट्टे बना दिए, है ना। तो इसमें अपने पास, इसमें अपने हमने यहाँ बनाया ऐसे बाल होते हैं, है ना, जो लॉन्ग हेयर टाइप रहते हैं। तो ये हमने क्या लिखा बच्चों? ये हमने यूं लिखा लॉन्ग हेयर टाइप रहती हैं,
लॉन्ग हेयर, लंबे बाल होते हैं ना, उनको हम नर भाग कहते हैं। उनको हम क्या भाग कहते हैं? नर भाग, मेल पार्ट होता है। मेल पार्ट को हम क्या कहते हैं? टेसल कहते हैं। मेल पार्ट को हम क्या कहते हैं? टेसल कहते हैं। और फीमेल पार्ट को, फीमेल मादा पार्ट को हम क्या कहते हैं? सिलक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिलक कहते हैं। तो हमने क्या, नर पार्ट जो टेसल है उसको हमने हटा दिया, उसको हमने क्या कर दिया बच्चों? ऐसे हटा दिया, ऐसे हमने क्या कर दिया? हटा दिया। तो हटाने को हमने क्या कहा? डी टेसल कहा, डी टेसलिंग, डी टेसलिंग। तो मक्का में डी टेसलिंग अपनाई जाती है ना, नर मंजरी को हटा दिया। यही प्लांट, जैसे नर भाग को यदि किसके प्लांट में, केला में हटाते, केला में नर भाग को हटाया जाता, केला में नर भाग को हटाया जाता, तो वहां कहते डी नेवेलिंग, डी नेवेलिंग कहते। केला में यदि हम नर भाग को हटाते तो वहां क्या कहते? डी नेवेलिंग कहते। क्लियर है? ओके सर। तो यहाँ देखो, पहले अभी आपसे थोड़ा वैसे एक्स्ट्रा पॉइंट याद करवाएं तो हाँ सर करवा दो। तो मक्का में पहले भाग क्या निकलता है सर? मेल पार्ट पहले निकलता है। तो मक्का क्या हुआ, जब फ्लावर में पहले मेल पार्ट नर भाग निकलता है तो उसको हम कहते हैं प्रोटोएंड्री। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटोएंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोएंड्री। मादा पार्ट बाद में निकलता है, तो ये 7 से 10 दिन बाद में निकलता है, 7 से 10 दिन बाद, 7 से 10 डेज बाद में निकलता है ना। तो सर प्रोटोएंड्री के कारण ही मक्का क्या है बच्चों? मक्का है क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप। प्रोटोएंड्री के कारण ही क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप, यानी कि सर पर परागित फसल है। क्या है? पर परागित फसल है। हाँ सर, हमारे को पता लग गया सर। इसी के हिसाब से देखें तो बाजरा, बाजरा बच्चों क्या होता है? प्रोटोगाइनी होता है। क्या होता है? प्रोटोगाइनी होता है सर। फीमेल पहले निकलता है क्या? हाँ, फीमेल पार्ट पहले निकलता है, पहले फीमेल निकलेगा। तो ये भी क्या है बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप है। ओके सर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब देखो समडिंग, समडिंग की क्रिया होती है बच्चों विदेशों में, विदेशों में, विदेशों में रसायन द्वारा धुआं दिया जाता है। धुआं, समड क्या होता है? समड, समड होता है धुआं, केमिकल का धुआं दिया जाता है जिससे आम को परिपक्व किया जाता है। कूलिंग, कूलिंग परसेंटेज धान में, धान, कूलिंग का संबंध क्या है? धान, कुल का अर्थ क्या है? यानी धान दिया है ना। ये क्या दिया सर? ब्राउन राइस, ब्राउन राइस। ब्राउन राइस का अर्थ हो गया कि ये छिलका सहित है, छिलका सहित। तो छिलका सहित में से हमने क्या, छिलका को हटा दिया तो हमने राइस ले लिया। तो ये जो राइस है वो क्या है? हुल्ड राइस है, हुल्ड राइस, जिसको हमने क्या कहा? व्हाइट राइस, है ना, सफेद चावल। तो ये कि छिलका हटाना, हुलिंग। तो हुलिंग क्या हुआ? हुलिंग परसेंटेज कितना होता है? लगभग 2/3 होता है बच्चों, 2/3। यदि बात करते हैं तो 66 से रेंज दिया जाए तो 70% तक होती है हुलिंग परसेंटेज। यहां तक बच्चों क्लियर? ओके सर। एक्स्ट्रा पॉइंट सर हमारे को याद करवाओ। मक्का का नाम क्या होता है? जियामेच। आम का क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। धान का क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। तो डेपोग नर्सरी का संबंध किससे है? सर डेपोग नर्सरी का संबंध किससे है? तो धान से है। अन्य विधियों की तुलना में इसमें बच्चों क्या आधा टाइम लगता है? अन्य विधियों की तुलना में इसमें आधा टाइम लगता है। अन्य विधियों में सर कितना टाइम लगता है? 24 दिन। तो सर इसमें आधा टाइम लगेगा तो कितना दिन लगेगा? 12 दिन। सर रेंज आ जाए तो कितना लिखें? 11 से 13 दिन में यहाँ तैयार हो जाती है। सर यहाँ डेपोग से रिलेटेड मेथड पॉइंट लिखो। तो ये देखो, डेपोग, डेपोग मेथड को कहाँ विकसित किया गया था? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर ये कहाँ है? लास बानोस, मनीला, फिलीपींस। लास बानोस, मनीला, फिलीपींस, मैनीला, फिलीपींस, है ना। हाँ सर,
इसको वहां विकसित किया। इसमें कितने दिन में ये ऊष्मायन हैचिंग पीरियड मानते हैं? 11 से 13 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है। ओके सर, है ना, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर ये क्या है? मेट टाइप नर्सरी, मेट टाइप नर्सरी है, मेट टाइप नर्सरी है। ओके सर, अब अपने पास यहां से क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट, आपको बहुत अच्छी तरीके से बच्चों कंटेंट करवाया जाएगा, टेंशन फ्री रहीं। आपको यहां से क्वेश्चन 100% मिलेंगे, है ना। चाहे एओ, डब्ल्यूओ, सुपरवाइजर, कोई भी एग्जाम हो, आपको बेसिक से उठा रहे हैं। यकीन मानिए कि आप जहां तैयारी कर रहे हैं सही प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहे हैं। जड़ प्रूनिंग, जड़ प्रूनिंग या डी ग्रीनिंग, डी ग्रीनिंग का संबंध किससे है? सिट्रस वर्ग से है। किससे है बच्चों? सिट्रस वर्ग से है ना। डी ग्रीनिंग यानी कि देखो, संतरा हरा था, हरेपन को हटाना, हरेपन को हटाना, तो अपने पास डी ग्रीनिंग प्रोसेस किस में होती है? संतरे में होती है। इसके लिए अपने पास इथेरेल रसायन काम में लेते हैं पकाने के लिए। गर्डलिंग व रिंगिंग, कार्बोहाइड्रेट बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? फलन के लिए उत्तरदायी होता है, तो अंगूर में करते हैं। ड्रम कल्चर टेक्निक, है ना, पानी की बचत होती है। इससे बच्चों किसकी होती है? जल की बचत होती है। जल की बचत मुख्य पॉइंट ये ध्यान रखोगे। और किसमें? धान में होता है। नेपिंग व टैपिंग, नेपिंग और टैपिंग बच्चों किस में करते हैं? अनार में करते हैं। किस में करते हैं? अनार में। लीफ प्रूनिंग दिया जाए तो बच्चों किस में करते हैं? खजूर में करते हैं। तो ये पॉइंट आपको थोड़े ध्यान रखने होंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। स्कूपिंग व ब्लांचिंग, स्कूपिंग व ब्लांचिंग, है ना। ब्लांचिंग क्या दिया है? ब्लांचिंग यानी फूल गोभी को धूप से बचाने के लिए उसको पत्तियों से ढकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लांचिंग कहते हैं। सर विंटरिंग व पल्सिंग, पल्सिंग में क्या होता है? गुलाब की पंखुड़ियों को एक, मान लो घोल होता है पानी का, उसमें अपने पास क्या होता है? उसमें जीवन अवधि बढ़ाने के लिए बस रखा जाता है। विंटरिंग, विंटरिंग क्या होता है? खाद देना, खाद देना, है ना, कि इसमें जड़ की प्रूनिंग करके अच्छे तरीके से खाद दिया जाता है, तो उसको हम विंटरिंग कहते हैं। तो ये दोनों संबंध किससे? गुलाब से हैं। टिपिंग, टिपिंग है चाय से, चाय और रबड़ से, यानी कि चुटाई करना, टिपिंग, टिपिंग हो गया। बेंडिंग या बहार ट्रीटमेंट, बेंडिंग अमरूद को झुकाना, मान लो फलियों टहनियों को झुकाना, बेंडिंग और बहार ट्रीटमेंट अमरूद का हो गया। उसके बाद में फ्लूपिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूपिंग, फ्लूपिंग किसमें? तंबाकू में किया जाता है। फ्लूपिंग किसमें किया जाता है बच्चों? तंबाकू में, फ्लूपिंग। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक आपसे और क्वेश्चन दिया जाता है, यहां क्लियर हो गया क्या? ओके, तो यहां हमने एक पॉइंट और लिखा, आपको ध्यान रखना होगा। रेबोनिंग, रेबोनिंग क्रिया का संबंध किस फसल से है? तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है, जूट से है। किससे है बच्चों? जूट से है। तो आज का लेक्चर यही संपन्न होता है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो जिन स्टूडेंट्स को मान लो नहीं समझ में आया है तो वो थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करें, आपको 100% समझ में आएगा। और इन क्रियाओं को ध्यान में रखना होगा जब तक अपना एग्जाम नहीं हो जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके।